नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष तथा साहित्य में स्थान और कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो यहाँ हम जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 में इनकी कविता दी हुई है और इनकी कविता का नाम है उद्धव प्रसंग। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं जो पेपर में पूछ लिया जाता है कक्षा 12 की परीक्षा में। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक काल के ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में मध्ययुगीन काव्य परंपरा के साथ साथ भक्ति युग के भाव और रीतिकाल की कला का समन्वय किया है। तो ये आपको याद रखना है कि देखो आधुनिक काल में लगभग सभी कवियों ने हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि थे कि इनकी भाषा कैसी थी, इनकी रचनाएं जो थी वो ब्रज भाषा में थी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। दूसरे नंबर, इनके काव्य में क्या मिलता है? मध्ययुगीन यानी कि भक्तिकालीन युग का और रीतिकालीन युग की कला का जो है इन्होंने मिश्रण या समन्वय किया। तो ये हमें याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं। कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म सन 1886 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। बचपन में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में शिक्षा मिली। बीए, एलएलबी के बाद एमए की पढ़ाई इनकी माता के निधन के कारण पूरी नहीं हो पाई। तो हमें सबसे पहले तो इनका जन्म याद रखना है। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। 1886 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार, जैसे वैश्य मतलब होते हैं ना, जो वर्ण विभाजन हुआ है, क्या हुआ है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 विभाजन हुए ना। तो वैश्य परिवार में हुआ था। बचपन से इन्होंने कई भाषाएं सीखी, अंग्रेजी भी पढ़ी, बीए एलएलबी की, लेकिन एमए इनकी माताजी का जो है निधन हो गया तो इनकी फिर एमए नहीं हो पाई। इनके पिता पुरुषोत्तम दास फारसी भाषा के विद्वान एवं काव्य मर्मज्ञ थे, यानी कि फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। आपका घर साहित्यकारों का संगम स्थल था। आपको भारतेंदु जी का सानिध्य मिला, यानी कि इनका मेल जोल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ होता रहा। इसके फलस्वरूप इन्होंने उर्दू फारसी में कविता करना प्रारंभ कर दिया। 21 जून सन 1932 को हरिद्वार में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतना ही याद कर लीजिए, इनका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, इनकी पढ़ाई कितनी रही। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था, फारसी भाषा के विद्वान थे। बस इतना ही याद करना है। और यह भी याद कर लेना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से इनका मेल जोल और आना जाना बना रहता था और इनकी मृत्यु हमें याद करना है। आगे हम देख लेते हैं साहित्य सेवा। रत्नाकर द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक लेखों, मौलिक कृतियों की रचना और महत्वपूर्ण ग्रंथों के संपादन से उनके गंभीर अध्ययन और मौलिक प्रतिभा का पता चलता है। उन्होंने साहित्य सुधा निधि तथा सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया। तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना है इसमें कि जो कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से मैं बता रही हूँ कि इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाओं और लेखों, मौलिक काव्य कृतियों का जो है संपादन किया। ठीक है, इतना याद रखना है। सबसे ज़्यादा हमें इन चीज़ों को याद रखना है कि साहित्य सुधा निधि एक जो पत्रिका थी और सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। रसिक मंडल, प्रयाग तथा काशी नागरी विचारणी सभा की स्थापना का विकास में इन्होंने योगदान दिया। तो यहाँ से लेकर देखो, उन्होंने यहाँ से लेकर वो पूरा यहाँ तक आपको याद करना है। इनकी रचनाएं जितनी हो सकें तो यदि पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा है। कक्षा 12 की दृष्टि से आप लोग 2-4 रचनाएं तो लिख के आएंगे ही। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, वीराष्टक, गंगा लहरी, गंगा
लहरी के अलावा विष्णु लहरी, हिंडोला, कलकासी, रत्नाष्टक, इनके संपादित ग्रंथ बिहारी रत्नाकर, हित तरंगिणी और सूरसागर आदि हैं। तो आप लोग मुख्य रूप से इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, एक तो इसको कर लेना, एक इसको कर लेना, और इसके अलावा एक दो और हो जाएं, जैसे हिडोला हुआ, कलकासी हुई या श्रृंगार लहरी हुई। ऐसे रचनाएं कक्षा 12 की परीक्षा के हिसाब से कर लेना। अब हम भाव पक्ष देख लेते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ब्रज भाषा के कवि थे। हम पहले बता चुके हैं कि आधुनिक काल में जगन्नाथ दास रत्नाकर ऐसे कवि थे कि इनकी भाषा कैसी थी, ब्रज भाषा। बाकी कवि जो हैं हिंदी में कविताएं रचनाएं करने लगे थे। इनके काव्य में भावों की मार्मिकता तथा कला की अभिव्यंजना परिलक्षित होती है। इनके काव्य यानी कि इनकी रचनाओं में क्या है, भाव यानी कि पढ़ते हैं जब हम तो हमें जो है उसमें हमें कवि के भाव जो हैं दिखाई देते हैं। कला की अभिव्यंजना का मतलब होता है जो उनका लेखन कार्य है वह स्पष्ट रूप से समझ में आता है। परिलक्षित का मतलब होता है दिखाई देना। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इनके कविताओं रचनाओं में इनकी भावों की स्पष्टता दिखाई देती है तथा कला के बड़े ही अच्छे और विद्वान कवि थे। इतना ही आप लोग पढ़ लेना, हम सरल भाषा में यहाँ पर बता रहे हैं। अब हम देखते हैं रस योजना। ब्रज भाषा के भावुक कवि रत्नाकर में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। उनकी प्रमुख काव्य जो है उनका प्रमुख काव्य है। देखो श्रृंगार रस मतलब इनकी देखो कविताओं में क्या मिलता है, ब्रज भाषा है, भावुक कवि हैं। भावुक का मतलब होता है बड़ी ही कोमल हृदय की। श्रृंगार रस की प्रधानता है, ये भी आपको याद रखना है। उद्धव शतक का मूल रस श्रृंगार रस है। वियोग पक्ष गोपियों ने उद्धव से कहा है। वियोग पक्ष का मतलब है जब कृष्ण भगवान गोपियों को राधा को छोड़कर चले गए थे तो उनका जो दुख था वही वियोग हो जाता है। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना। तो उद्धव से गोपियाँ क्या कह रही हैं, टूक टूक हुए है मन मुकुर हमारो हाय, और चूकी हूँ कठोर बेन पाहन चलावो ना। तो वीराष्टक तथा गंगावतरण में रौद्र रस की योजना दर्शनीय है। इनकी दो रचनाएं हैं, एक तो वीराष्टक है और एक गंगावतरण। इसमें क्या है, रौद्र मतलब भयानक रस की दिखाई देता है। शांत करुण वात्सल्य भीभत्स रसों का संयोजन भी दिखाई देता है। तो कौन कौन से रस हो गए, एक रौद्र हो गया, शांत हो गया, करुण, वात्सल्य और भीभत्स, और इसके अलावा श्रृंगार रस। इतने रस आपको लिखना है। अब है अनुभाव विधान, तो ये उतने याद करने की चीज़ें नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। रत्नाकर ने भावों को सबलता प्रदान करने के लिए पात्रों की चेष्टाओं आदि का सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण का संदेश सुनने के लिए कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपियाँ की आकुलता दिखाई देती है। तो यहाँ पर गोपियों के जो हैं उनकी व्याकुलता दिखाई दे रही है इन पंक्तियों में। उझा के पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाटी छोहनी छवि लगी। भक्ति भावना वही हम लिख देंगे। रत्नाकर ने काव्य में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई है। गोपियाँ अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। उद्धव का ज्ञान गोपियों की सगुण भक्ति के सामने पराजित हो जाता है। तो हमें मूल रूप से यही लिखना है कि रत्नाकर की रचनाओं में क्या है, कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति की भावना दिखाई देती है। आगे चौथे नंबर पर हम लिखेंगे प्रकृति चित्रण। रत्नाकर ने अपने काव्य में प्रकृति के अनेक रूप चित्रित किए हैं। प्रकृति के आलम्बन का एक दृश्य देखिए। तो स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानिप सोपूरी, कैघों धावती झुकती शुभ्र आभा रुचि रूरी। अब हम कला पक्ष देख लेते हैं। तो कला पक्ष में भाषा, शैली और अलंकार, रस, छंद आदि आ जाते हैं। तो नंबर एक में एक है भाषा। रत्नाकर ने अपने काव्य में रचना ब्रज भाषा में की। भाव के अनुरूप अभिव्यक्ति देने में यह भाषा सक्षम है।
इनके काव्य में अर्थ की गंभीरता है, पद विन्यास है, वाक्य चातुर्य है, चमत्कार, सौष्ठव, समाहारा, शक्ति विधान है। तो ये हमें याद रखने हैं कि इनकी काव्य में क्या है, अर्थ की गंभीरता है, यानी कि कई महत्वपूर्ण अर्थ निकल कर आते हैं। इसके अलावा पद विन्यास, वाक्य यानी कि जो उद्धव और गोपियों का प्रसंग है उसमें बड़े ही चतुरता दिखाई देती है, चमत्कार है, सौष्ठव है और समाहार शक्ति है। अब हम देख लेते हैं चित्रोपम वर्णन शैली। तो इस शैली में रत्नाकर जी ने चित्रात्मक वर्णन शैली के द्वारा विषय को साकार करने की अद्भुत शक्ति है। यानी कि जब वह अपनी कविताएं या रचनाएं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमें पढ़ते समय ऐसे लगता है कि जैसे हमारे समक्ष चित्र उपस्थित हो गए हों। को सेद सानी, को भरी द्रग पानी रही, को घूमे घूमे परी भूमि मुरझानी है। तीसरे नंबर पर हम देख लेते हैं अलंकार विधान। तो मुख्य रूप से रूपक, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकारों की शोभा चमत्कारपूर्ण इनके काव्य रचनाओं में दिखाई देती है। रत्नाकर का काव्य गद्यात्मक संगीतमय छंदों में रचित है। यानी कि इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो कैसी हैं, गायन शैली, गद्यात्मक मतलब गायन शैली में, और संगीत छंदों में रचित है। कविता, रोला, सवैया, दोहा, छप्पा उनकी प्रिय छंद रही। तो ये हमें मुख्य रूप से याद रखनी है अलंकार विधान। अब साहित्य में स्थान देख लेते हैं। रत्नाकर द्वारा लिखे गए साहित्य के ऐतिहासिक लेखों, मौलिक कृतियों और महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन से उनके गंभीर अध्ययन, अद्वितीय प्रतिभा और सूक्ष्म दृष्टि का अवलोकन होता है। उन्होंने साहित्य सुधानिधि, सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया, रसिक मंडल, प्रयाग तथा काशी नागरिक विचारणी सभा की स्थापना की व उनके विकास में योगदान दिया। रत्नाकर ब्रज भाषा के महान कवि हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा है इनके संबंध में, श्याम सुंदर दास थे, बाबू श्याम सुंदर दास, उन्होंने ये पंक्तियाँ कही हैं। तो यदि आप याद ना भी रखें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। एक विशेष पथ पर परिश्रम पूर्वक चलते चलते रत्नाकर जी साहित्य में अपनी एक अलग लीक बना गए। इस दृष्टि से भी हिंदी के ऐतिहासिक पुरुष ठहरते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये उनका जीवन परिचय है, इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण है अलंकार विधान, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पर भाषा, कला पक्ष के अंतर्गत भाषा भी याद रखनी है। शैली उनकी कैसी थी, साकार और अद्भुत थी, यानी कि चित्रात्मक शैली थी। इसके बाद जो उनका भाव पक्ष है, तो भाव पक्ष में आपको रस योजना, कौन कौन से रस का प्रयोग किया, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, इतना ही पढ़ना है। और उनका जन्म जो पहले आपको बता चुके हैं वह याद करना है। तो आगे हम देखेंगे आने वाली वीडियो में इनकी कविता, उसका संपूर्ण विवरण हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।